नमस्कार। संदेश करियर पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अंग्रेजी की क्लास लेकर के आए हम आपके लिए। पिछले क्लास में आपने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट और एक प्रैक्टिस सेशन भी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देखिए। जो चीज़ें न समझ में आए उसे आप कमेंट करके पूछते रहिए। अंग्रेजी की यदि हम बात करें, आपसे सिलेबस बताते समय मैंने एक बात बताई थी कि जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में दो चीजें आपके सामने थी। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरी बात जो थी वो क्या थी? टेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि इसके 8 पार्ट होते हैं। जब हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी लेंगे, और जब हम टेंस की बात शुरू करेंगे तो टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद मॉडल पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, इसके बाद वॉइस पढ़ेंगे और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? नरेशन। ठीक है भाई। तो हम आज की क्लास में ग्रामर पोर्शन का ये टेंस वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेंस होता क्या है। क्या वही बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि हम यही आज भी पढ़ते आ रहे हैं। एक बात यदि हम आपको बताएं कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो कैसा होता है। ठीक है। हालांकि ये बात की आपको जरूरत नहीं है कि मेथड कितने होते हैं। यदि हम बात करें तो जनरली 2 मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक बाइलिंगुअल मेथड, या फिर इसी को हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी कहते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है। ये होता क्या है? ये बचपन से हम एक ही चीज अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं कि कुछ भी हमारे सामने हो उसी का हम ट्रांसलेशन कर दें। राम जाता है, ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक है भाई। लेकिन आपकी एसएससी जो परीक्षा पूछती है, जो अब बैंक आपसे प्रश्न पूछता है, ये आपसे कभी भी ता है पूछेगा ही नहीं। आप प्री में 25 क्वेश्चन और मेंस में 200 क्वेश्चन का प्रश्न यदि आप सॉल्व करते हैं, कहीं भी एक बार भी ता है आपको नहीं मिलेगा। इस बात का मतलब ये है कि हमें तो ये पढ़ना ही नहीं है। क्या पढ़ना है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। टेंस की बेसिक जानकारी आपके साथ हम लेकर के आए हैं कि टेंस बेसिकली होता क्या है। किसी भी टाइम ऑफ एक्शन को ही हम क्या कह लेते हैं? टेंस। टाइम ऑफ एक्शन को क्या कहा जाता है? टेंस। यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम बेसिकली 3 तरह का, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, और जो बीत चुका है पास्ट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर। ये तो आप जान ही रहे होंगे। एक तरह से और आप समझ सकते हैं कि जिस चीज का एक्सपीरियंस हमें है, जिस चीज का एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं प्रेजेंट, जो हमें पहले से एक्सपीरियंस हो गया है, जो एक्सपीरियंस्ड है आपके सामने, वो पास्ट। और जो न तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं न तो आपने पहले कभी किया है, ये केवल आपके मन में बात चल रही है, फ्यूचर। ठीक है भाई। यदि हम इस एक्शन की बात करें तो एक्शन बताने वाले शब्द को वर्ब कहा जाता है। एक्शन बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? वर्ब बेसिकली यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं, वर्ब जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ब बेसिकली 2 तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा। यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की मुख्यतः 3 फॉर्म आपको जानना होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत सारी किताबें आपने देखी होगी कि जहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आपके सामने दिया जाता है। ये कुछ भी नहीं होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या ईएस लगा दें, इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। देखा जाए तो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी सफिक्स करते हैं तो इसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। देखा जाए तो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही। इसलिए वर्ब के मुख्यतः कितने पार्ट? 3। ठीक है भाई, आगे चले। यदि हम इस पूरे टाइम को
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और इस एक्शन को एक साथ मिलाएं तो इस टेंस की अगली कैटेगरी निकल के आती है। इस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये होता क्या है? इनडेफिनिट हिंदी भी जानना चाहें तो इसका मतलब होता है अनिश्चित। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सतत। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब पूर्ण भी होगा सतत भी होगा। इसी को हम पूर्ण अपूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण अपूर्ण। बातों को समझिएगा कि इस अनिश्चित का इस टेंस से क्या लेना देना है, इस अनिश्चित का इस टेंस से क्या लेना देना है, इस कंटिन्यूअस का इस टेंस से क्या लेना देना है। आखिर इसका नाम कंटिन्यूअस ही क्यों रखा हमने, क्यों इसे हम सतत कह रहे हैं? बात को समझिएगा। ठीक है भाई। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा वाक्य जिसका समय अनिश्चित हो, जिसका समय अनिश्चित हो, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे पता नहीं कब तक होगा। मैं स्कूल जाता था, इस बात का मतलब ये है। मैं स्कूल जाता हूँ, इस बात का मतलब ये है कि बचपन से हम स्कूल जाते थे, आज भी जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में पता नहीं कब तक जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमारे बोलने के समय चल रहा हो। लाइव एक्शन का नाम आपने सुना होगा, लाइव मैच देखते हैं आप, वो कंटिन्यू है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा काम जो हमारे बोलने तक, हमारे बोलने से पहले पहले कंप्लीट हो चुका हो। जो परफेक्ट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट। कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट हो, और इसका जो इफेक्ट होता है, जो इसका इफेक्ट होता है, किसका इफेक्ट? काम का। जो काम कंप्लीट हुआ है उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं चाय पी चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, इस बात का मतलब यह है, इस बात का मतलब यह है कि चाय थोड़ी देर पहले कप में थी, अब चाय कहाँ है? हमारे पेट में। और इसका इफेक्ट आपने देखा। और कोई भी स्कोप नहीं होता है, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसको यदि हम चाहें, यदि हम चाहें कि जो चाय कप से हमारे पेट में गई है फिर से कप में आ जाए, तो इसका कोई स्कोप नहीं बचता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट भी हो गया हो, जारी भी हो। ऐसा काम आपने देखा है कभी कि जो कंप्लीट भी हो गया हो और जारी भी हो? हमने तो नहीं देखा, दिखाते हैं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं एक घंटे से, मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं एक घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस समय 8 बज रहे हैं तो मैंने पढ़ाना कब शुरू किया था? 7 बजे से। एक घंटे का काम कंप्लीट हुआ और पढ़ा रहा हूं, इस बात का मतलब है कि अभी मैंने रोका नहीं है, आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूं। हो गया? सभी बातें आप समझ पाए होंगे। आगे चले, अब हम धीरे धीरे एक एक टेंस उठाते चलेंगे और उसके बारे में डिटेल आपके सामने रखते चलेंगे। ठीक है? इस टेंस की क्लास को आपने यदि मन से किया तो मेरा यकीन मानिए, इस टेंस की क्लास को यदि आपने मन से किया, मेरा यकीन मानिए, अंग्रेजी से, अंग्रेजी को देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल से बदल जाएगा। हर बात की हिंदी निकालना आप छोड़ देंगे। ठीक है भाई? पहली बात हम आपके सामने करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए हों तो वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। वाक्य की क्रिया किसमें होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। इस बात का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज का प्रयोग किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस डज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ क्यों करते हैं और इस डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ कर सकते हैं। बस थोड़ी देर इंतजार करिए, ठीक है भाई। हम आपको रियल जो आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाना है उस पे बात करने जा रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में या फिर ऐसे आप पहला पॉइंट समझिए कि रूटीन एक्शन रूटीन का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई भी ऐसा काम जो नियमित हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, ठीक है। रूटीन एक्शन बताने के लिए हम वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। रूटीन एक्शन बताने के लिए वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस बात का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम डू या डज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। रूटीन एक्शन हमें पता कैसे चलेगा कि रूटीन एक्शन है ना प्रश्न? सामान्यतः ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, नेवर इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, स्कार्सली, नेवर ये शब्द यदि सेंटेंस में लगे होंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि वाक्य की क्रिया किसमें होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस बात का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डू या डज और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है बात? जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि ही इज ऑलवेज गोइंग टू मार्केट। ही इज ऑलवेज गोइंग टू मार्केट। बात कहनी गलत है हमारी? इस यदि हम बात को कहें तो क्या हमारी बात गलत है? वो हमेशा बाजार जा रहा है, अर्थ तो ठीक निकल रहा है। अर्थ कैसा है? ठीक निकल रहा है। हम जानते हैं कि ये ऑलवेज जो है ये रूटीन एक्शन को बताता है और रूटीन एक्शन बताने के लिए वाक्य की क्रिया को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है, इस बात का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम डू या डज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। एक बात और आपको याद रखनी है, एक बात आपको और क्या याद रखनी है कि एक बात आपको जो याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई? तो सब अफर्मेटिव सेंटेंस से नॉट नहीं आया था, अफर्मेटिव हुआ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गो के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज
बात क्लियर है? ऑलवेज गोज नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्लियर है भाई? आगे चले। अगली बात हम आपके सामने करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितनी भी बात हो रही है आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यदि आप न समझ पाए तो एक बार फिर से बात को सुनिए कि रूटीन एक्शन बताने के लिए, कौन सा एक्शन? रूटीन एक्शन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सामान्यतः ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, हार्डली, स्कार्सली। तो हम वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इस बात का मतलब यह है कि वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डू या डज और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब का यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है भाई, पहला नियम आप देख चुके हैं। अगली बात हम आपसे कहने जा रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हिंदी में जानना चाहे तो सार्वभौमिक सत्य, हिंदी में जानना चाहे तो सार्वभौमिक सत्य, कोई भी ऐसी बात जो हमेशा सही हो। ठीक है, ये बात कैसी होगी यूनिवर्सल ट्रुथ वाली? या तो ये साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर ये बात मैथमेटिकल फैक्ट हो। बात जैसे हम करना चाहें आपसे कि कौन सी बात होगी जो साइंटिफिक फैक्ट हो या तो मैथमेटिकल फैक्ट हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि टू पैरेलल लाइन्स आर नेवर intersecting each other. Two parallel line are never intersecting each other. हम ये जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। ये कैसा फैक्ट है भाई? मैथमेटिकल फैक्ट है। जब ये मैथमेटिकल फैक्ट की बात हो रही है तो वाक्य की क्रिया को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा इंटरसेक्ट। बात क्लियर है? आगे चले। साइंटिफिक फैक्ट मतलब जैसे हम आपसे कहें कि वाटर बॉयल्स at 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 पे ही पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलता है, तो वाक्य की क्रिया किस में रखनी है हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। इस बात का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डू या डज का प्रयोग और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होगा नहीं। वाटर सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग कर लें? बॉयल्स का। क्लियर है बात? आगे चलें। आगे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि कोई भी फिलोसॉफिकल बात हो या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, इन दोनों बातों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, कौन कौन सी बात मैंने आपसे कही भाई? कोई भी फिलॉसफी की बात हो या फिर कोई भी साइकोलॉजी की बात हो, इन दोनों बातों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि डेथ इज कमिंग टू ऑल, डेथ इज कमिंग टू ऑल, मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु सबको आनी है। ये कैसी बात हुई भाई?
ये फिलॉसफी की बात है। तो फिलॉसफी की बात को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करने के लिए आप जानते हैं डेथ सिंगुलर की तरह प्रयोग हुई है, तो वर्ब में एस या ईएस। एक बात आपको और भी समझ में आनी चाहिए कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ईएस का प्रयोग कर लेते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बात का भी यदि आप जवाब जानते हैं तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे भाई कि कोई भी नाउन है, यदि हम इसमें एस या ईएस जोड़ते हैं या फिर कुछ और भी सफिक्स जोड़ते हैं प्लूरल बनाने वाला, तो ये नाउन जो बनता है वो प्लूरल बनता है। ठीक है भाई। जबकि किसी भी वर्ब में यदि हम एस या ईएस लगाते हैं तो ये वर्ब हमेशा कैसा बन जाता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक टॉपिक होता है, हालांकि ये टॉपिक नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते समय उसके पहले ही हम सारी चीजें पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। कोई भी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट के स्थान पे अभी आपने देखा था डेथ सिंगुलर थी, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर कैसे होगी, इसमें एस या ईएस लगाने से सिंगुलर होगी। तो इसीलिए हमने आपसे बताया था कम्स। क्लियर है बात? आगे चले। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आप अभी तक जितनी भी बात सीख पाए हैं उन बातों को सीधे सीधे आप इम्प्लीमेंट इन चीजों का अपनी परीक्षा में देखेंगे, और जब इस तरह से प्रश्न आते हैं तो अर्थ आप निकालते रह जाइएगा, बिल्कुल सही अर्थ निकलेगा, लेकिन आपका सवाल गलत होगा। जो मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार के वाक्यों में ये शब्द लगे होते हैं, ऑलवेज, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, एवरीडे, एवरी वीक, इन सभी शब्दों को हम एक ट्रिक की तरह से यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे भाई? ट्रिक की तरह से। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आया हुआ है तो क्रिया निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगी, कोई अन्य नहीं हो सकती है। क्लियर है बात? आगे चलें। ठीक है। अगले नियम पे चले भाई आपके साथ। अगला नियम हम आपसे कहने जा रहे हैं कि किसी भी प्रोवर्ब को, किसी भी कोटेशन को या फिर किसी भी कहावत को, सेइंग को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। प्रोवर्ब क्या होती है, ये कोटेशन क्या होता है और ये सेइंग क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात जान ले। प्रोवर्ब जो होता है ये किसी भी कथा का, जो हम पहले के जमाने में, जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी, जैसे चंपकवन की कहानी आपने पढ़ी है, उन कहानियों में से जो सारांश निकल के आता है उसी चीज को हम प्रोवर्ब कहते हैं। कोटेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे बड़े लोग, या फिर हम ये कह लें कि किसी भी बड़ी किताब से हम एक जो सारांश निकाल के लेके आते हैं, कोई भी चीज हम उसमें से कह लेते हैं, इस चीज को कोटेशन कहा जाता है, कोट किया जाता है। और सेइंग, कोई भी महापुरुष जो बात कह के गए हैं उन बातों को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आया हो, हम आपसे कहें कि सुभाष चंद्र बोस सेज या फिर सेड दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस सेज या सेड दिल्ली चलो। अब बताइए भाई कि यहाँ पे सेज कहना ठीक है या फिर सेड कहना ठीक है। सेड कहने का मतलब ये हुआ कि ये पास्ट की बात होगी, सेज कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट की बात होगी। आप बताइए, ये कोई भी कही गई बात है, कही गई सेइंग है महापुरुष के द्वारा, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी प्रश्न को यदि हम 3 भाग में बांट के आपके सामने रख दें, ABCD नाम रख दें, आपकी परीक्षा का प्रश्न हो गया। ठीक है।
मैं आपसे कहने लगूं कि विलियम शेक्सपियर सेज या फिर सेड व्हाट्स इन द नेम, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है, बताइए कौन सी बात सही होगी, सेज या सेड। निश्चित रूप से इसी बात को हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि कही गई बात को, कोटेशन को जो हम कोट करते हैं, इस बात को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्लियर है बात भाई आपकी? आज की क्लास में मैंने आपको केवल इतनी सी बात बताने की कोशिश की है कि जो टेंस की बात है, हालांकि हमें ये लग रहा है कि क्लास 6 से हम लोगों ने टेंस पढ़ना शुरू किया है, का अभी फिर भी टेंस पढ़ना बाकी रह गया है। कक्षा 6 में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बाइलिंगुअल मेथड था, ठीक है। जो कक्षा 6 में हमने पढ़ा था वो बाइलिंगुअल हम पढ़ रहे थे, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस बात को, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आना है वो डायरेक्ट मेथड से आना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मेथड से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड में अंतर क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि रन का मतलब क्या होता है, आप तुरंत बताने लगेंगे कि रन माने तो क्या होता है, दौड़ना। ये इंग्लिश थी और ये हिंदी था, एक भाषा ये, एक भाषा ये, दो भाषा हुआ। बाई का मतलब ही दो होता है, लिंगुअल मतलब भाषा। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि रन का मतलब कहीं ये तो नहीं है, रन का मतलब वॉक फास्ट तो नहीं है, तेज तेज चलने को ही दौड़ना कहते हैं। हमने अंग्रेजी में आपसे पूछा, आपने अंग्रेजी में ही बताया, यही डायरेक्ट मेथड है, और इसी डायरेक्ट मेथड से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हर बात की हिंदी निकालने के चक्कर में ना पड़िएगा, जो ट्रिक आपको बताई गई है उसे फॉलो करिए, ठीक है भाई। और जो भी परेशानी होगी आप हमें बताइएगा, उस हिसाब से आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। एक बात और आपसे शिकायत है, हमारे प्यारे बच्चों से शिकायत है, शिकायत का मौका ना दीजिए आप लोग। हम पूरी टीम के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए, आप भी लोगों को जोड़िए, ठीक है। धन्यवाद।